चलो, सबको नमस्ते। एक बार मैं कल वाला आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है। देखो रिया, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था। तो ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल में क्या बेसिक डिफरेंस है कि अगर मेरे पास मान लो कोई सेल है इस तरीके से। ठीक है, कोई सेल है, अगर वो सेल ओपन सर्किट में है, ठीक है, मतलब सर्किट अभी क्लोज्ड नहीं है, तो उस सेल के अक्रॉस अगर मैं कोई वोल्ट मीटर लगा के पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा, तो वो जो चीज मेरे पास आएगी वो आएगी ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है। अगर कोई बैटरी, अगर कोई सेल मेरे पास है, उसके अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेक करूंगा कितना है ओपन सर्किट में, तो वो चीज होती है मेरी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अगर सेम चीज मैं बात करूंगा क्लोज्ड सर्किट में, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट में क्या होगा? अब जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस आएगा वो मेरे पास आएगा टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल में क्या होता है कि यहाँ पर करंट अब हमारा ड्रॉन शुरू हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी ओपन सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर मैं ईएमएफ वर्ड यूज करूंगा और इसको डिनोट करूंगा ई से। क्लोज सर्किट की बात करूंगा तो वहां पर मैं टर्मिनल पोटेंशियल यूज करूंगा और उसके लिए वर्ड यूज करूंगा वी से। इन दोनों की इक्वेशन जो आपस में रिलेट होती है वो इस तरीके से होती है कि टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ईएमएफ माइनस का आई आर। ठीक है। आर यहाँ पर क्या है? हर बैटरी का एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। एक बार आप वो कल वाली लेक्चर वाली वीडियो देखना। अटक रहे हैं? बाकी सबको वॉइस कैसी आ रही है? सबके में अटक रहा है? भैया सही आ नहीं ठीक भैया सही आ ठीक रही है। ठीक आ रही है। रिया, वॉइस क्लियर है? आपके लिए थोड़ा सा दोबारा बता रहा हूँ मैं, तो वॉइस क्लियर है? यस सर क्लियर है। कल वाला वो करवा देना पहले जिसमें छुड़वा दिया था, हाँ काटना वो, पड़ेगा नहीं तो। हाँ हाँ बच्चा करा देंगे, आप दो तरीके से कराएंगे। ठीक है। अच्छा है। अच्छा, अब देखो रिया, होता क्या है कि कोई भी जो बैटरी होती है ना, आप जिस तरीके से ये मान लो ये बैटरी हम देखते हैं प्लस माइनस ये वाली बैटरी, इस बैटरी के अंदर क्या होता है, एक दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स होती है, कैथोड होती है, एक एनोड होती है। तो अभी के लिए आप मान लो कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और हर एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक, एक मिनट मैं थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो कोई भी जो बैटरी है उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और इसके यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस हम लगाएंगे आर। ठीक है। ये इसके इक्विवेलेंट बनता है। यानी दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दो टर्मिनल है आपके पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक बैटरी का होता है। आज के सेशन में हम इसी इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनको देखेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैलकुलेशन। भैया आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अब आ रही है? बाकियों को कोई दिक्कत हुई आवाज में? चली गई। मुस्कान, अब आ रही है आवाज? अगर नहीं आ रही किसी के यहाँ तो एक बार मुझे बता दे प्लीज। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको, ओ इस पे लाइन बन गई पीछे। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेल बनाएंगे। ये रहा मेरे पास एक सेल, इस सेल के एसोसिएटेड इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर। दुष्यंत, आवाज नहीं आ रही? मैं तो सब ब्लैक हो गया था, स्क्रीन भी और तुम्हारी वीडियो भी।
चलो कोई नहीं, वो तो कल आपने तो वो टॉपिक कर ही रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस वाला। इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। देखो बैटरी है, हर एक बैटरी का ईएमएफ होता है। जो लैब्स वगैरह में हम वो देखते हैं कि इस बैटरी पे 2 वोल्ट लिखा है, 3 वोल्ट लिखा है, वो उसका ईएमएफ होता है जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक बैटरी का ईएमएफ होता है, उसके एसोसिएट कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर, और यहाँ पर ये बैटरी आपके किसी ना किसी लोड रेजिस्टेंस से लगी हुई है आर। ठीक है, इस तरीके से आपका सर्किट बना है। अब आपका काम क्या, अब आपको एक फॉर्मूला बनाना है जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाए। देखो ईएमएफ से करंट, बैटरी से करंट कितना ड्रॉन होगा, मान लेते हैं आई। ठीक है, अब क्या है कि अब आप अगर टोटल करंट की इक्वेशन देखो तो करंट बराबर क्या होता है, अगर मैं ओम्स लॉ से करंट की इक्वेशन देखूं तो करंट बराबर होगा टोटल पोटेंशियल। आवाज आ रही है सबको मेरी? ये डिस्कनेक्ट हो रहा हूं मैं इसमें से, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है आज वाईफाई में। स्क्रीन शो हो रही है सबको? कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार चाहे चैट बॉक्स में चाहे वैसे ही बता दो स्क्रीन शो हो रही है। इस तरीके से हमारी ये ई है। ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर टोटल करंट की हम क्या इक्वेशन देखते हैं। देखो हमारे पास ये एक जनरली फॉर्मूला ओम्स लॉ वाला हमने देख रखा है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अभी ये उतारना नहीं है। तो I बराबर क्या होता है, V बाय आर। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि अगर मुझे टोटल करंट का फॉर्मूला निकालना है तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल करंट का फॉर्मूला होगा टोटल पोटेंशियल या टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल करंट जो हमारे इस बैटरी से निकला वो कितना निकला, तो निकला आई। तो सिंपल आई यहां पर आ जाएगा। और ईएमएफ कितना है बैटरी का, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स यानी एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस जो ओपन सर्किट में लगता है। ठीक है, यानी जब उस बैटरी का जो ओरिजिनल पोटेंशियल एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ई आ गया इधर। ठीक है, अब अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। देखो एक ये रेजिस्टेंस है आर और एक ये रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये किस में कनेक्टेड है, इस सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, इस तरीके से I इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज कर लूं, E इज इक्वल्स टू, ये सारी इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है। अभी जो हम न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे उन सब में ये इक्वेशंस काम आएगी। माइक बंद है। ओके सॉरी। ये रहा सेल, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सेल का ईएमएफ ई, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, टोटल करंट की ये इसकी हेडिंग क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल करंट की इक्वेशन मेरे पास है E अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, ये एक तरीके से फर्स्ट इक्वेशन। यही इक्वेशन अगर मुझे ईएमएफ के टर्म में करनी हो, फाइंड ईएमएफ निकालना हो आपको, तो E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर, ये दूसरी इक्वेशन आपकी। ठीक है, ये आ गई आपकी ईएमएफ के टर्म में। अब देखो अगर मैं इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो देखूंगा पोटेंशियल, तो कितना आएगा। अगर मैं यहाँ पर मान लो वोल्ट मीटर इस तरीके से लगा के इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करता हूँ या टर्मिनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो टर्मिनल पोटेंशियल याद करना पूरे सर्किट के अक्रॉस होता है।
और सर्किट के अक्रॉस होने का मतलब क्या है, जो मेन आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया, जो अप्लायंस जो डिवाइस लगाया है उसके अलोंग। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास आएगी वो आएगी V इज इक्वल्स टू I और कैपिटल R, यानी ये वो पोटेंशियल है, ये टर्मिनल पोटेंशियल है जो सर्किट के अक्रॉस है, और सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, वो है कैपिटल R। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन जो होगी ये होगी थर्ड। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, हम अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो E बाय V I R प्लस R अपॉन I R, I से I कैंसल्ड आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, E बाय V R को R, इन दोनों को मैं अगर अलग अलग करके लिख दूं इस तरीके से तो ये बनेगा। फिर आगे देखते हैं, E बाय V इज इक्वल्स टू 1, R से R कैंसल्ड, प्लस R अपॉन कैपिटल R, 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, E बाय V माइनस का 1 R बाय R। अब इसको मैं अगर इस कैपिटल ये वाले R को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल r यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट है कैपिटल R E बाय V माइनस 1 की। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आप यूज करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया हो फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R के ब्रैकेट EMF ऑफ द सेल अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस 1। ये तो आपका मेथड 1 है इस लोड रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सबको? बढ़े आगे। ये मिनट अभी गायब मत कर देना। हाँ इतना कर ले, मैं कल जो कराया था उसमें नीचे स्मॉल आर करवा दिया, वो काटना पड़ेगा। वो थोड़ा सा कहीं ऊपर नीचे दो मेथड मिक्स हुए पड़े थे मेरी कॉपी में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ा सा। फिर अब ठीक भैया है। हाँ जी, ये जो आपने केसेस कराए थे टर्मिनल पोटेंशियल के बाद, उसके हाँ बाद ही हेडिंग। हाँ, वो जो केसेस कराए थे ना लास्ट हेडिंग हमने वो कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस डाली थी, ये वही हेडिंग है। तो वो जो हमने किया था ना, चाहो तो वो थोड़ा सा कट कर दो, चाहो तो उसमें एडिट कर लेना, कट कर दो तो ठीक है वो ओके। सारा। तो ये वही वाली है कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कल की लास्ट हेडिंग थी जो हमारी पूरी नहीं हो पाई, ये वो वाली हेडिंग है। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, अभी गायब मत कर देना। जल्दी कर, आई एम वेटिंग। जल्दी कर, हो गया बस। हो गया। अब डन देखो, भैया। डन। ठीक है, अब इसी कोई मैं दूसरा मेथड इसलिए कराऊं ताकि अगर मान लो क्वेश्चंस या कुछ न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाए तो आप हर तरीके से अपने न्यूमेरिकल की इक्वेशन सेट कर पाए। कल हमने इसकी एक वो पढ़ी थी कि इस इक्वेशन की मतलब अगर R इस तरीके से है, V इस तरीके से है, लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से है, तो हमने कल इसकी इक्वेशन पढ़ी थी। इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके लिए इक्वेशन हमारी ये रहती है कि टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू EMF ऑफ द सेल माइनस का IR। ठीक है, ये पढ़ा था। अब इससे अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो सिंपल कैसे मैं करूंगा, IR E प्लस, एक मिनट, IR को उधर ले गए, ठीक है, इधर से हो गया E माइनस का V। ये क्या लिखा है? ये M2 लिखा है। मेथड टू यानी दूसरे तरीके से इसी अगर उसको करना हो, वैसे तो पहला वाला अपने आप में सफिशिएंट है, इसकी वैसे इतनी नीड नहीं है, लेकिन फिर भी ये इक्वेशन हमने कल करी थी और हम इस तरीके से भी सॉल्व कर रहे थे, तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बस, अगर आपको कुछ एग्जाम में ना याद रहे तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहता तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। V इज इक्वल्स टू सर्किट तो क्या, क्या कह रहे हैं मुस्कान? सर्किट तो सेम ही है ना? हाँ सर्किट सेम है, सब चीजें सेम है, ये इक्वेशन भी दोनों उसके लिए सेम ही है, एक ही इक्वेशन है, मैं दोनों को घुमा फिरा के लिखा है। ठीक है, अब देखो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, R इज इक्वल्स टू 1 बाय I E माइनस V। ठीक है, अब इस I को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इस वाली इक्वेशन से V इज इक्वल्स टू IR वाली इक्वेशन से इस I को मैं लिख सकता हूँ V बाय R। ठीक है, तो यहां मैंने कर दिया V और R मेरा चला गया ऊपर, ये हो गया E माइनस का V। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू
एक मिनट, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू, हाँ R मेरे पास आ गया, इस V को मैं अंदर कर देता हूँ, E बाई V माइनस का 1, सिंपल आ गया। क्या करा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाया जो सेल के डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, आई आर को शिफ्ट कर दिया, V को इधर लेके आ गए, अब आई आर में से स्मॉल आई नीचे ले आए, और बस इस आई की जगह हमने चेंज करके जो ये वाला फॉर्मूला था V इक्वल्स टू आई आर वाला, जो नॉर्मल लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल लगाता है, वो लगा दिया। तो यहां से क्या हुआ, ये आ गया V बाय आर, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आ गया। ये सिंपल है, लेकिन प्रॉपरली आप उसी मेथड से करिए, क्योंकि एग्जाम में ना वही कभी करंट निकालने को आ जाएगा, कभी कुछ निकालने को आ जाएगा, जो आपको ठीक लगे वो करो, पर पहले वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलो अब हम करते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स, या रुको रुको, अभी हमें एक इंपॉर्टेंट इस पे टॉपिक करना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, देखो कोई भी जो बैटरी होती है उसमें मेन फैक्टर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का भी रोल कर रहा है। अभी तक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते थे या कंसीडर ही नहीं करते थे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है, बैटरी पुरानी होती जाती है, तो हम कहते हैं सेल खराब हो गया। तो सेल खराब होने का मतलब क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है समय के साथ साथ, उसके इलेक्ट्रोलाइट सेल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे कई सारे और फैक्टर्स काम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब आप पहले एक डालो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, हेडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होता है, ड्यू टू अनवांटेड आयंस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप समझने के लिए आपके लिए लिखवा रहा हूं, ड्यू टू unwanted ions of any chemical reaction of any chemical cell, ठीक है, internal resistance is produced। क्यों मैंने कहा अनवांटेड आयंस, देखो मैंने एक सेल बनाया बढ़िया सा बेहतरीन वाला, ठीक है, कल मैंने रिया जी इनको सेल का स्ट्रक्चर बताया था। तो सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे 10th क्लास में या बेसिक क्लास में आपने देखा रहता है ना, एक तरीके से ऐसे मेथड होता है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स काफी सारे होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, केमिस्ट्री में भी देखा हो, एक एनोड होता है। तो इस तरीके से उन पे पोटेंशियल चलता जुड़ा रहता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड डाला जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इंटरनल सेल। भैया रिपीट करना, ये क्या, ये सेल वाली ये चीज या ये डेफिनेशन? डेफिनेशन, ये डेफिनेशन। ठीक है, देखो ड्यू टू अनवांटेड आयंस, अनवांटेड आयंस मतलब ऐसे आयंस जिसे हम पता है कि जैसे ये मान लो Na प्लस Cl नेगेटिव, तो ये सब क्या होता है, ये सब हमारे आयंस होते हैं, सोडियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन, तो इनको हम आयंस कहते हैं। ठीक है, जिन पे कुछ चार्ज होता है। तो ड्यू टू अनवांटेड आयंस मतलब ऐसे आयंस जिनकी हमको जरूरत नहीं है सेल के अंदर, अगर वो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो सेल के केमिकल रिएक्शंस में आ जाते हैं टाइम के साथ साथ, या कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, तो उस इम्प्योरिटीज के कारण से उसमें जनरेट हो जाते हैं। तो उन सब कारण के उन सारे कारण के क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ड्यू टू अनवांटेड आयंस ऑफ केमिकल सेल, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा प्रोड्यूस होता है। ये मैंने आपको बहुत रफ लैंग्वेज में, मतलब बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताया, आप आगे पढ़ेंगे तो बहुत डीप चीजें है इसमें, लेकिन समझने के लिए हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अब आ रही है रिया, फिर से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आज ये वाईफाई बदला ले रहा है मेरे से। गए कुछ टॉपिक, चलो कोई नहीं। तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। पहला फैक्टर नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीसरा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के भी इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है प्लेट एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर उस इलेक्ट्रोड की प्लेट एरिया, मतलब जो क्रॉस सेक्शन वाला प्लेट एरिया होता है, ये जो टिप वाला प्लेट एरिया होता है, ये अगर ज्यादा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, ये अगर कम हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा।
ठीक है। तो प्लेट एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पांचवा फैक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस increases with decreasing temperature। यानी एक तरीके से ये टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये पांचवा फैक्टर है, ये आपको जस्ट एक बार देखना है। कई बार एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपके पूछ लिया जाता है इसमें से, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, प्लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। क्यों इलेक्ट्रोड की बात चल रही है? क्योंकि वास्तव में एक सेल के अंदर है क्या, दो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके बीच में आपने बैटरी या नहीं, उनके बीच में आपने पॉजिटिव लेके एक इलेक्ट्रोड ले रखी है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले रखी है। नीचे सॉल्यूशन में आयंस पास करने के लिए आपने एक लिक्विड डाल रखा है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इस तरीके से एक सेल का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वाला यहाँ पर हो गया। अब हम इस पे एक बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये क्लियर है सबका, सबको? इसमें कोई दिक्कत है तो 1 मिनट बचा है इस मीटिंग में, मैं फिर दोबारा लिंक भेजता हूँ आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, सोच लो, समझ लो। नहीं अभी। ठीक है, चलो मैं आपको दूसरा लिंक भेजता हूँ अभी।